हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कक्षा 12वीं का जो थर्ड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। इसका एक उदाहरण था डेनियल सेल, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब उसके आगे देखते हैं। देखिए, एक शब्द है इलेक्ट्रोड विभव। पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। यदि किसी धातु की छड़ को, है ना, काहे की भी धातु की, मेटल, उसके लवण के बने विलयन में, लवण के जली विलयन, है ना, धातु का जली विलयन या धातु के लवण का जली विलयन, लवण का जली विलयन, यदि किसी धातु की छड़ को धातु के लवण के जली विलयन में डुबो दिया जाए तो वह छड़ इस विलयन के सापेक्ष या तो धनात्मक हो जाएगी या ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात वो या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो किसी धातु को के छड़ के द्वारा उसके विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? मान लो ये जिंक की छड़ है। काहे की छड़ है? जिंक की। तो ये जो विलयन है ये काहे का लेंगे हम? ZnSO4 का। एक जिंक की छड़ को अगर हम ZnSO4 के विलयन में डाल दें तो क्या होगा? ये जो छड़ है ना, देखो, ये परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे परमाणु बना देता हूं। ये परमाणु से मिलकर बनी है ना। अब आप सोचो कि सपोज ये वाला परमाणु, तो ये परमाणु क्या करता है? ये आयन में बदलता है। तो ये जो जिंक का परमाणु है, ये परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान करके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो जिंक आयन है, ये आयन आ गया विलयन में। तो परमाणु काय में कन्वर्ट हो गया? टूट गया। आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गए और जिंक आ गया विलयन। इसी प्रकार दूसरा परमाणु आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएंगे और जिंक आ जाएगा विलयन में। तीसरा आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ के आ गया, जिंक आ गया विलयन में। ठीक है। तो विलयन में कौन आया? धन आयन आया। छड़ में कौन रह गया? इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये छड़ इस विलयन के सापेक्ष कैसी हो गई? ऋणी, क्योंकि इस पर ऋणावेश, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो आप कह सकते हो कि इस छड़ ने क्या करा? कायदे से इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो इस पर कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। अब ऑक्सीकरण विभव को जैसे या OX से लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन लिखते हो ना, उसका शॉर्टकट, या फिर पूरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अपचयन विभव क्या होता है? किसी देखो, ये दान करना हुआ, ये क्या हो गया? ग्रहण करना। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उसका अपचयन विभव कहते हैं। मतलब ये मतलब विभव है ना, तो ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन, अपचयन। अब जैसे मान लो कोई धातु है, जैसे जिंक था। तो जिंक था तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 2 दान किए, है ना। अब सपोज करो कोई धातु है, धातु को क्या लिखते हैं? M। कितने इलेक्ट्रॉन दान करे? माना कि N इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? N प्लस लगेगा ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 1 प्लस लगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करे तो 2 प्लस लगे, अगर N इलेक्ट्रॉन दान करे तो N प्लस लगे। तो M जो धातु की है वो काय में कन्वर्ट होगी? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए? N इलेक्ट्रॉन डोनेट। इसमें क्या होता है कि यदि कोई धातु है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? मान लो N इलेक्ट्रॉन। तो उसको जब N इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे तो वो मूल अवस्था में आ जाएगी,
ये हो गया ऑक्सीकरण क्रिया, ये हो गया अपचयन क्रिया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, अपचयन होता है तो अपचयन विभव कहते हैं। विभव मतलब वोल्टेज मान लो आप सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक का मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आपने लगा दी तो क्या होगा। तो स्टैंडर्ड अगर कंडीशन आपने लगा दी तो आप ऐसा कह सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, दो होती हैं, वैसे तीन होती हैं पर अभी दो मान लो। एक तो जब आप सेल बना रहे हो उस समय वहां का सेल के अंदर के सॉल्यूशन का या वहां का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा 1 मोल पर लीटर वाला विलियन होना चाहिए, यानी जो विलियन आप बना रहे हो वो 1 मोल प्रति लीटर वाला विलियन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ZnSO4 का विलियन बनाते हैं और ये 1 मोलरता वाला विलियन बनाते हैं, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, तो अगर हम टोटल विलियन 1 लीटर बनाएं और उसमें 1 मोल ZnSO4 है और टेम्परेचर आपका ये है, तब जो भी यहाँ विभव होगा वो स्टैंडर्ड विभव होगा। अगर ये ऑक्सीकरण विभव है तो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड के लिए नॉट लगाते हैं, है ना, NaUGST नॉट। तो इसमें ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी E0। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अगर इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है तो E0 रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो जीरो लगाया जाता है ना, ये एक प्रकार का, ये क्या है, मानक। तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का जो भी विभव होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर हमें किसी सेल का विभव ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेल का विभव कैसे पता करते हैं। देखो, अगर कोई बैटरी है आपके पास, उसमें एक और दो खूंटियां रहती हैं, एक पे प्लस लिखा रहता है, एक पे माइनस, तो प्लस वाले का विभव ज्यादा रहेगा, है ना, तो इसका विभव कम रहेगा। तो इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, है ना, तो ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड, तो किसमें से किसको घटाएंगे, कैथोड में से एनोड को घटाएंगे। तो दोनों के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है जब सेल परिपथ में काम कर रहा हो, और अगर नहीं कर रहा हो, ये जैसे आप एक बैटरी लाके आपने रख ली और उस समय अगर आप बात करो कि सेल का, तो वो कहलाएगा विवा बल, विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है जब सेल परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित न कर रहा हो तब। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम दोनों के विभव का अंतर जानते हैं, तो क्या होगा, देखो, सेल का विभव बराबर कैथोड माइनस एनोड, एनोड का विभव, यानी कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। अगर आप ये सारा काम मानक परिस्थितियों में करते हो तो ये सूत्र मानक सेल का विभव है ना, स्टैंडर्ड विभव, तो ये हो जाएगा कैथोड का मानक स्थितियों में या मानक अपचयन विभव, और ये हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पर होता है बेटा रिडक्शन यानी अपचयन, यहां लिख सकते हो अपचयन, और एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, तो यहां लिख सकते हो ऑक्सीकरण। तो इसके दो, एक ये भी फॉर्मूला बन गया, एक ये भी फॉर्मूला बन गया, दोनों सूत्र हैं, कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ओके, अब हम इसका आगे देखते हैं। मान लो आपको कोई सवाल दे दे तो फिर आप इसको कैसे हल करोगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया
क्वेश्चन, एक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट है, तो सेल का विभव ज्ञात करो। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती है, वो सारी बता रहा हूं। अब देखो ये है, इस सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले हल हम लिख देंगे, सेल का मानक अपचयन विभव जिंक इलेक्ट्रोड का कितना है, वो दिया है आपको -0.76 वोल्ट, और सेल में मानक अपचयन विभव कॉपर इलेक्ट्रोड का कितना दिया है 0.34 वोल्ट। कैसे पता करेंगे कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है? तो सबसे बढ़िया काम, सबसे शानदार काम, जो ज्यादा है वो कैथोड। देखो A B C है ना, अगर हम काउंटिंग करते तो ये 1 2 3 होता, तो अधिक कौन है ये, तो मतलब ये अधिक और ये कम, ये बीच का अंतर। तो जो ज्यादा है, जिसका मान ज्यादा है वो कैथोड, और जिसका मान कम है वो एनोड। सो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। केवल यहां देखिए, देखो एक राशि माइनस की एक प्लस की है तो यही ज्यादा है, लेकिन कभी कभी दोनों राशियां माइनस की या दोनों प्लस की होती है। दोनों राशि माइनस की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप आसानी, सॉरी प्लस की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि अधिक मान किसका है। जैसे एक का मान है 0.34, एक का मान है 0.46, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। लेकिन दोनों राशियां अगर माइनस की हैं, जैसे एक का है 0.76 वोल्ट और एक की है 0.86 वोल्ट, अब आपसे बोला जाए कि बड़ा कौन, तो याद रखिए जो माइनस का होता है, क्योंकि माइनस है, एक के माथे पे इतना कर जाए, एक के माथे पे इतना, तो दोनों में से अमीर कौन, तो ये हुआ, तो बड़ा कौन हुआ, ये। तो जो बड़ा है वो कैथोड, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए अधिक मान किसका है, मानक अपचयन विभव कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इतना है, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इतना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक है, अतः कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, कैथोड का कार्य करेगा तथा उस पर अपचयन की क्रिया होगी, क्योंकि जो कैथोड होगा उस पर अपचयन की क्रिया होगी। देखो जो कैथोड होगा उस पर अपचयन की क्रिया होगी, और जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, है ना। तो ये सूत्र लगा देंगे। उसके बाद सेल का विभव, सेल विभव का सूत्र, तो ये हो जाएगा सेल का विभव मानक परिस्थितियों में बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखिए क्या क्या वैल्यू दी है, तो सेल का विभव बराबर कैथोड, कैथोड किसको माना हमने, कॉपर को, कॉपर के लिए क्या वैल्यू है, ये रही, तो ये आ गया +0.34 वोल्ट, है ना, माइनस इसके लिए क्या है, तो देखो इसमें ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा 0.76 वोल्ट, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे +0.34 वोल्ट और ये हो गया +0.76 वोल्ट। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0.34 0.76 दोनों को जोड़ देंगे, ये वोल्ट है ना। तो 6 4 10 की शून्य हासिल 1 7 3 10 और 11 और 1 कितना आया, ये आया आपका 1.1 वोल्ट। जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे ऐसा जब प्रश्न आता है तो हम
कैसे पता करेंगे कि उसमें कैथोड कौन है एनोड कौन है? वेरी सिंपल, आपको जो मानक अपचयन विभव के मान दे रखे हैं उसमें आप देख लीजिए कि जिसका मान ज़्यादा है वो कैथोड, जिसका मान कम है वो एनोड होगा। कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा विभव। अब देखो फिर वो पूछता है, एक तो विभव पूछता है और क्या पूछता है, और पूछता है कि क्या ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखिए इसका मान क्या आया? प्लस। अगर मान प्लस में आवे सेल के विभव का तो आप बोलेंगे हाँ यह सेल बनेगा और ये इतने विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। और अगर ये काम नहीं करता है, ये माइनस में उत्तर आ जाता है, तो आप लिख देंगे इस सेल का निर्माण नहीं होगा या ये सेल नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछता है? एक पूछ लेता है कि आप सेल में होने वाली क्रियाओं को लिखिए। तो देखो सेल में होने वाली क्रियाएं कैसे लिखेंगे? हमने अभी बोला ना, इसमें कॉपर क्या है? ये क्या है? कॉपर जो है ये कैथोड है, और जिंक क्या है? एनोड है। सेल में होने वाली क्रियाओं को लिखिए। तो जिंक यानी एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? तो देखो जिंक जो है वो एनोड है, तो जिंक क्या करता है? एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो जिंक क्या करता है? ये सॉलिड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, विलयन में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीडेशन। ठीक है। कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है? तो ये कैथोड है, कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे चले जाएंगे, तो ये क्यूप्रिक आयन, देखो यहाँ क्यूप्रिक आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ये विलयन अवस्था में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और ये इसमें चले जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। ये कौन सी क्रिया हुई? रिडक्शन यानी अपचयन। संपूर्ण अभिक्रिया लिख दो, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो इसके इधर और इसके उधर है समान है वो कट जाएगा। तो इधर बराबर कौन है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो इधर का क्या बच गया वो लिख दो, और कटने के लिए कुछ है नहीं। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर क्यूप्रिक आयन, ये लिक्विड में है ना, लिक्विड में जिंक आयन ये, और ये हो गया कॉपर सॉलिड। ठीक है। ये इसमें सेल क्रिया हो गई। अगर आपसे सेल सूत्र पूछता है कि सेल सूत्र बताओ, सेल सूत्र कैसे बताएंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें हमेशा ध्यान रखें कि ये 2 खड़ी पाई लिखेंगे जो लवण सेतु का काम करेगी। इधर आएगा लेफ्ट और इधर आएगा राइट। लेफ्ट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो मतलब ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? जिंक पे हो रहा है। तो जिंक जो है उसका जो विलयन है एक्वा सॉल्यूशन, उसमें कौन डूबा है? जिंक डूबा है। ठीक है। क्यूप्रिक आयन, ठीक है ना, इसमें कौन डूबा है? कॉपर डूबा है। तो ये हो गया आपका एनोड नेगेटिव और ये हो गया कैथोड पॉजिटिव। ये हो गया लवण से, ये हो गया सेल सूत्र। तो इससे हम सब बना सकते हैं, मतलब अगर ऐसा आपको दे दिया जाए तो। अब उसके बाद आप एक और सेल देख लीजिए, और उस सेल का नाम है, इसके विपरीत है वो विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें क्या होता है? इसकी जो परिभाषा है इसके ठीक विपरीत परिभाषा है इसकी। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो इसका उल्टा, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें एक बर्तन लेंगे, ठीक है, इस बर्तन के भीतर हम एक विद्युत अपघट्य भर देंगे। सपोज हमने NaCl भर दिया है ना, तो एक विद्युत अपघट्य भर देंगे NaCl विलयन। अब इसमें हम 2 छड़े लगा देंगे, ठीक है, एक बैटरी लगा देंगे, और इस बैटरी से एक इसको जोड़ देंगे और एक इसको जोड़ देंगे। तो
बैटरी के ऋण सिरे से जिसको जोड़ेंगे वो छड़ क्या हो जाएगी, ऋणी, और बैटरी के धन सिरे से जिसको जोड़ेंगे वो छड़ क्या हो जाएगी, धन। अब ये दोनों जो छड़ें हैं ये या तो एक ही इलेक्ट्रोड, एक ही धातु की बनी हो सकती हैं या अलग अलग धातुओं की भी बनी हो सकती हैं। तो इसमें जिसको भी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ोगे वो ऋण ध्रुव कहलाएगा, और जिसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ोगे वो धन ध्रुव कहलाएगा। अब क्या होता है, देखो आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो इसमें NaCl विलयन है, तो ये जो NaCl विलयन है ये क्या होगा, NaCl विलयन, ये आयनित हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। वो तो जलीय विलयन में हो ही गया पहले से। अब आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसमें देखो कि ये छड़ कौन सी है, प्लस है, और ये छड़ कौन सी है, माइनस है। अब इसमें ये सोडियम आयन जो है और ये जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो इसमें देखिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन पर कौन सा माइनस आवेश है ना बेटा, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा इस छड़ की तरफ, ठीक है, और ये किधर जाएगा, ये जाएगा इस छड़ की तरफ। क्लोराइड आयन यहां पहुंच गया तो क्या होगा, ये क्लोराइड आयन पहुंच गया यहां पर, तो अपने माथे का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको दे देगा। इस छड़ के पास कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये उदासीन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। कौन सी क्रिया हुई, इलेक्ट्रॉन दान किया तो कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब इस पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और हम जानते हैं जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब एक परमाणु गया, उदासीन हो गया, इसी तरह से एक और जाएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, उदासीन हो जाएगा। दो परमाणु क्लोरीन के हैं यहाँ पे, दो परमाणु क्लोरीन के आपस में मिलके क्या बना देंगे, क्लोरीन का एक अणु बना देंगे। ये क्रिया काय पे हुई, एनोड पर, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में डुबकी लगाएंगे, तैरते हुए ऋण सिरे से बाहर आएंगे और इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। अब यहां कौन गया, सोडियम आयन गया, इस छड़ के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे हैं, एनोड इस पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इस पर कौन सी क्रिया होगी, रिडक्शन, क्या कहलाएगा, कैथोड। अब देखो कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, देखिए कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इधर कौन आया, सोडियम आया, तो ये जो सोडियम आयन है ये इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो सोडियम उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया काय पे हो रही है, इस पे हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखिए एनोड पर और कैथोड पर, ठीक है ना, कि ये कौन सा, विद्युत अपघटनीय सेल हो गया, कौन सा सेल हो गया, विद्युत अपघटनीय सेल हो गया। अब पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर क्या है, तो इसमें कुछ अंतर है। देखो पहला अंतर, नंबर 1, लवण, पहले तो आप इसकी परिभाषा दे दीजिए, परिभाषा, ये सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इधर आ जाओ, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, एक अंतर। दूसरा, इसमें देखो लवण सेतु की आवश्यकता हो रही है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। तो अब दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि लवण सेतु की आवश्यकता इसमें होती है और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग बर्तनों में रखे विलयनों में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में रखे विलयनों में डूबे रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए रहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट, इस सेल में जो एनोड होता है वह ऋण ध्रुव होता है। इधर आ जाओ, इस सेल में जो एनोड होता है वह धन ध्रुव होता है।
इस सेल में जो कैथोड है वो धन ध्रुव है और इस सेल में जो कैथोड है वो ऋण ध्रुव है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया है ना। इस सेल में यानी गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग धातुओं के बने हुए होने चाहिए या बने होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु या अलग अलग धातु के हो सकते हैं। इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है इसलिए विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, यानी इस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया होती है। इस तरह से 6 अंतर हो गए, दोनों में मिला के 5-6 अंतर हो गए। ठीक है, तो विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर पूछा जाता है जो ये रहा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी इतना ही।